जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी जानते हैं कि इसमें साइंस के क्वेश्चंस आने वाले हैं। मेरे प्यारे भाई, हमारी ये क्लास नंबर जो है साइंस की, ये क्लास नंबर 2 है। और आप ये भी जानते हैं कि जो साइंस की क्लासेस चल रही हैं टॉपिक वाइज चल रही हैं। हिस्ट्री आपकी चल रही है जीके में टॉपिक वाइज, हिंदी आपकी टॉपिक वाइज चल रही है। और मैं आप सबको बता दूंगा इसकी मैथ भी टॉपिक वाइज चल रही है, रीजनिंग भी टॉपिक वाइज चल रही है। हालांकि मैथ रीजनिंग के इसलिए समय नहीं है मिल पा रहा है तो उसकी क्लासेस नहीं हो रही है लगातार प्रॉपर्ली, लेकिन वो भी आपको बीच बीच में मिल रही है। मैं आपको बता दूंगा इसकी जो साइंस की क्लास चल रही है, इसमें फर्स्ट क्लास में मैंने मात्रक को कंप्लीट किया और आज हमारी सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में हम शुद्ध गतिकी से संबंधित जितने क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं उसको कंप्लीट करेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूंगा इसकी आपका लंबा टॉपिक है। इसमें आपका आ जाता है गति, वेग हो गया और त्वरण हो गया या फिर चाल कहा जाए, और गाइस वृत्तीय गति, एक समान गति, एक विमीय गति, द्विविमीय गति, मतलब बहुत लंबी ये टॉपिक है गाइस। तो इसमें आपकी कई क्लासेस बन सकती हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल गाइस शुद्ध गतिकी से में आपके कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। तो ये टॉपिक आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे समझना अच्छे से, ठीक है। अगर कहा जाए तो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा बेहतरीन यही टॉपिक है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसी टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना मेरे प्यारे भाई, ठीक है। इसी टॉपिक से यानी कि शुद्ध गतिकी से ही आपके पूछे जाते हैं। शुद्ध गतिकी में आपका चाल से पूछ लिया जाएगा, वेग से, त्वरण से, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग हो गया, एक समान गति, एक विमीय गति, द्विविमीय गति, असमान गति, मतलब गाइस बहुत सारे इसमें आपके टॉपिक हैं। हम एक एक को अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो अब आइए हम बढ़ते हैं क्लास की तरफ। मेरे प्यारे भाई, खुद को इतना काबिल बना लो कि कोई ये ना बोल पाए कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। समझ के होंगे मेरे प्यारे भाई कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरों के बल पर रहते हैं, यानी कि कहते हैं अरे अरे यार मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो तो है ना, वो तो हमारी फुल हेल्प करने के लिए बोल रहा है। मेरे प्यारे भाई ये बात आप समझ लो, अगर कोई भी बंदा है, अगर वो आज आपकी हेल्प करने के लिए बोल रहा है तो कल का नहीं पता है कि वो आपके साथ रहे या फिर ना रहे। समझ गए मेरे प्यारे भाई ना, कि कुछ भी पता नहीं है। जो आज आपका साथ दे रहा है वो कल आपका साथ दे या ना दे, कुछ पता तो है नहीं। इसीलिए आपको खुद इतने काबिल बना लेना है कि आप आगे चल करके किसी से अपना कोई भी साथ मांगने के गाइस आपको कोई भी ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए मेरे प्यारे भाई यहाँ पर लिखा गया कि खुद को इतना काबिल बना लो कि कोई ये ना बोल पाए कि मेरे बिना तेरे क्या होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई, आई होप आप इसको अपने दिमाग में रखेंगे। और गाइस आपका जो चाहत है, आपकी जो गाइस मतलब आपके अंदर जो आग जल रही है उससे आप लगातार ऊर्जा दे रहेंगे और गाइस देते रहना, क्योंकि आपके अंदर एक चाहत है वर्दी की, तो वर्दी आपको मिल जाएगी, ठीक है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब आइए मेरे प्यारे भाई, हम बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेते हैं फिर आप देखो। पहला क्वेश्चन है कि किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है। समझना मेरे प्यारे भाई, किसी निर्दिष्ट दिशा में यानी किसी एक समान दिशा में, यानी कोई दिशा बताई जा रही है, उसमें अगर कोई भी वस्तु है उसकी गति हो रही है तो वो गाइस जो है उसे क्या कहा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, बता दो उसे क्या कहा जाएगा मेरे प्यारे भाई। उसे कहा जाएगा वेग, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। मैंने आपको बता दिया कि ये टॉपिक जो है आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको टफ लगे उसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसी टॉपिक से बनने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब। अब जब कब, अब देखो ऑप्शन उसके बाद आंसर दो। देखो, किसी पिंड का वेग समरूप कब कहा जाएगा, जब उसका वेग और दिशा दोनों नियत होगा, यानी समान रूप से होगा। देखो मेरे प्यारे भाई, जब उसके वेग और नियत, किसी भी पिंड का जब वेग और नियत मतलब वेग और दिशा एक नियत होगा, मतलब एक समान रूप से होगा, तो उसे कहा जाएगा वेग समरूप है। कहने का मतलब है यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला आपके सामने है, इसका आंसर दो। चाल, दूरी और समय का सही संबंध। थोड़ा सा मैं नीचे कर लूँ और 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। यहाँ पर आंसर दिख रहा था, मैंने आंसर गाइस हर एक आंसर मैंने यहाँ पर हाइड किया है, ठीक है। 1 मिनट 1 मिनट।
मैंने यहाँ पर हर एक आंसर को हाइड कर रखा है और गाइस पीडीएफ में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर आंसर मतलब रहने देता तो आप सबको इसका उत्तर दिख जाता, ठीक है। ये बुक से मैंने लिया, अपनी बुक से, जो मेरे पास बुक है जिससे मैं स्टडी करता हूँ। तो देखो, चाल, दूरी और समय का सही संबंध। मेरे प्यारे भाई, आप सभी जानते हैं चाल, दूरी और समय का संबंध क्या है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। मैंने क्या कहा, समझना मेरे प्यारे भाई, क्या कहा मैंने। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। कहने का मतलब है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला देखो, तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में एक समान त्वरण होगा, एक वृत्त में चल रहा होगा, उसमें परिवर्ती त्वरण होगा या शून्य त्वरण होगा। समझ लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। तात्कालिक वेग और औसत वेग, मेरे प्यारे भाई, तात्कालिक वेग जो है और औसत वेग जो है ये बराबर कब होंगे, जब उसका जो त्वरण है मेरे प्यारे भाई, जो उसका एक्सेलरेशन है वस्तु का, वो कितना होगा, होना चाहिए, वो शून्य होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है तो पिंड कैसा होगा। मेरे प्यारे भाई, मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है, आपको ये जो शुद्ध गतिकी से संबंधित जो टॉपिक है मेरे प्यारे भाई, ये शुद्ध गतिकी से संबंधित, ये आपको थोड़ी टफ जरूर लग रही होगी, लेकिन समझना ये आपके टफ लगे तो इम्पोर्टेंट बहुत है, क्योंकि इससे एक नया क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। और अधिकतर क्वेश्चन बनने के चांस भी यहीं से रहते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है तो पिंड कैसा होगा, उसका जो वेग होगा मेरे प्यारे भाई, पिंड का जो वेग होगा ये समरूप होगा, ठीक है। अगला है कि मोक्षतावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है किसके। देखो मैं आपको बता दूं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसे एक्सप्लेन करने के लायक बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी। और आपकी टॉपिक वाइज तो चल ही रही है, ये आपका मॉक टेस्ट चल रहा है साइंस का, तो आप मॉक टेस्ट देखो, है ना। अब देखो भैया, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती किसके होगी भैया, ये आपका हो जाएगा जो गिरने में लिया गया समय है उसके वर्ग के। पिंड को गिरने में जो तय की गई समय है गाइस, जो तय किया गया समय है उसके वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। कहने का मतलब है यहाँ पर आपका हो जाएगा गिरने के समय का वर्ग। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, 5 किलोग्राम की वस्तु पर 40 न्यूटन के बल को लगाने से प्राप्त त्वरण निम्न होगा। अब मेरे प्यारे भाई, आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो, 5 सेकंड का समय लो, हालांकि 5 सेकंड से पहले ही हो जाना चाहिए, बहुत सिंपल है, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम पर लग जाएगा। मैंने आपको इतना भी बता दिया, बता दो फटाफट राइट आंसर क्या हो। चलिए, कुछ बच्चे तो यहाँ पर सही बता रहे हैं, समझो। 5 किलोग्राम यानी कि मास कितना दिया गया है, इसका द्रव्यमान कितना दिया गया है, 5 किलोग्राम, ठीक है। और 40 न्यूटन के बल यानी एफ बराबर दिया गया है मुझे 40 न्यूटन। मुझे निकालना क्या है, इसका त्वरण यानी ए। और आप सभी जानते हैं एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए। तो एफ मुझे दे दिया गया मेरे प्यारे भाई 40 बराबर, एम मुझे दे दिया गया 5 ए। अब मैं गाइस अगर ए बराबर निकालूंगा तो हो जाएगा 40/5 बराबर ए, यानी 5 1 5 5 80 5 8 14। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, 40 का हो जाएगा, यानी 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है, आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही होगा। मेरे प्यारे भाई, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आप जो इसका मात्रक है ये याद रखना। इसका कारण ये मैं इसलिए बता रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, क्योंकि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो त्वरण का मात्रक होता है ये क्या होता है। तो याद रखना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, और बटे समय यानी दूरी हो जाएगा मीटर और समय का वर्ग यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है त्वरण का, ठीक है भाई। अब अगला देखो, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति फिर डैश 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 गति का एक उदाहरण है। समझो क्वेश्चन क्या कह रहा, एक भीड़ भाड़ वाली गति पर सड़क पर एक बस गति कर रही है। उस बस की गति का जो बस की गति है वह किसका एक उदाहरण है, असमान या फिर एक समान या वृत्तीय। देखिए
अब भैया जब वो भीड़-भाड़ वाली सड़क है, जब भीड़-भाड़ वाली सड़क है, तो ये ज़ाहिर है गाइस कि वो एक समान वेग से तो चलेगी नहीं, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति आगे आ जाता है तो उसे ब्रेक लगाना पड़ेगा। अगर व्यक्ति नहीं है तो फिर अपना वो एक्सीलेटर रख देगा, फिर वो खींच देगा एक ब्रेक। लेकिन मेरे प्यारे भाई ये समझो, अगर भीड़-भाड़ वाली सड़क है, तो ये निश्चित है कि वो असमान गति का उदाहरण हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, आपका ऑप्शन ए जो है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला देखो, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो कैसा क्या होगा? ऑप्शन को देख करके बताओ। देखो क्या कह रहा, यदि वेग और समय ग्राफ जो वेग और समय ग्राफ जो है समय अक्ष के समांतर हो, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, जो वस्तु का वेग होगा, वो जो वस्तु का गैस नियत वेग होगा, ये चल रहा होगा, मतलब जो वस्तु है इसे नियत वेग से चलेगी, ठीक है। उसका वेग कैसा होगा? नियत होगा। वेग समय ग्राफ में अगर समय अक्ष के समांतर है तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, टॉपिक आपको कठिन लग रही होगी, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसलिए मैं बहुत स्लो स्लो चल रहा हूँ गाइस, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगला देखो, नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है? शून्य त्वरण का मतलब क्या हुआ? शून्य त्वरण का मतलब होगा इसकी उसके वेग में परिवर्तन ना हो, उसका वेग में परिवर्तन ही ना हो, उसे कहेंगे शून्य त्वरण। अब समझो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर जो v और c यहाँ पर दर्शाया गया, v और c, आप समझना, जो v और c दिया गया गाइस, इसमें शून्य त्वरण दिख रहा है ना, शून्य त्वरण दिख रहा है, मतलब इसके वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि v और c यहाँ पर गाइस जो है ये शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला देखो, गति का दूसरा समीकरण डैश 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 और समय के बीच संबंध दर्शाता है। समझना मेरे प्यारे भाई, गति का दूसरा समीकरण होता क्या है, पहले आप ये सोचो। गति का दूसरा समीकरण क्या होता है? एस बराबर यू टी, यहाँ पर ये टी है, ठीक है, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये होता है गति का दूसरा समीकरण। क्या होता है? एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये होता है इसका मतलब गति का दूसरा समीकरण। अब आप ये समझना मेरे प्यारे भाई, इसमें यस यानी कि इसका क्या हो जाएगा? स्थिति। और जो गति का दूसरा समीकरण है, ये स्थिति और समय के बीच के संबंध को दर्शाएगा। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर? सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, स्थिति और समय के बीच का संबंध रखता है, संबंध देता है। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला देखो, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? समझना, थोड़ा सा समझो, फिर आपका आंसर फटाक से आ जाएगा। कौन सी मात्रा चाल के साथ उसकी गति? भैया ये आपसे पूछा जाता है ना कि वो इतने वेग से जा रहा था क्योंकि उसकी चाल बहुत अधिक थी, तो वेग भी उसका अधिक होगा। समझ गया ना? सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, वेग। वेग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, देखो मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत स्लो आज इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक आपका जो है थोड़ा टफ लेवल है, तो इसीलिए मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ तो आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा लीजिए, ठीक है। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। अगला देखो, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? समझना मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति, अगर कोई एक निश्चित दिशा में बढ़ रही है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही है, मतलब उसमें दिशा बताया जा रहा है। क्या बढ़ रही है? वस्तु की गति, तो मतलब ये गाइस इसे क्या कहते हैं? वेग तो कहा जाता है। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, वेलोसिटी यानी वेग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला समय, अब इसको क्या कहते हैं? समझना मेरे प्यारे भाई, वेग में परिवर्तन और बटे में, वे बटा का चिन्ह है, ठीक है, बटे का चिन्ह है, पॉइंट का चिन्ह है, बाई का चिन्ह है, इसके लगने वाले समय जो होते हैं किसके बराबर होते हैं? समझना, मैंने आप सबको अभी बताया था कि वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और दर का मतलब ही होता है समय। तो वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे उसमें लगाया गया समय जो है ये उसके त्वरण के बराबर होगा, उसके एक्सेलरेशन के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई? यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। इसीलिए तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, समझना मेरे प्यारे भाई। अगला देखो,
अगला आपसे क्या कह रहा है, थोड़ा समझना, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। थोड़ा सा समझो, इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कथन। भैया जब वो एक नियत त्वरण से चल रही है तो उसका त्वरण शून्य तो होगा नहीं, ये पहला नंबर गलत। दूसरा देखो, कार का वेग शून्य है। अरे भैया जब वो चल रही है तो उसका वेग शून्य कहाँ से हो सकता है, मतलब उसमें गति हो रही है ना, तो भैया वो शून्य नहीं होगा ना। दूसरा देखो, कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है, ये तो बिल्कुल गलत दिखा गया है। क्यों? क्योंकि जब पहले ही बता दिया गया है इसमें त्वरण कैसा है, नियत है, तो ये भी गलत है। कार का वेग निरंतर बदल रहा है, हाँ ये बिल्कुल सही लिखा गया। कार का वेग जो है ये बदल रहा है, ठीक है। वो त्वरण तो उसका समान है, ठीक है, लेकिन उसका वेग कैसा है भैया, ये बदल रहा है, ठीक है। सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण कैसा होगा। मेरे प्यारे भाई फटाफट आंसर दो, टाइम ज़्यादा हो रहा है, फटाफट आंसर दो। एक जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। एक समान गति से जब गति कर रही होगी तब उसका त्वरण कैसा होगा, शून्य होगा भैया, ठीक है। जब उसमें कुछ परिवर्तन ही नहीं आएगा, ना तो वो तेज करेगा ना वही धीम करेगा, तो इसमें त्वरण में परिवर्तन ही नहीं होगा ना, तो इसका त्वरण कैसा होगा, शून्य होगा। सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा आपको गाइस बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है। पहले तो आपको स्थान दिया गया का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय में इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग ये आपको बताना है। दूरी और विस्थापन का उपयोग जो है ये किसी भी वस्तु की समग्र गति का वर्णन और किसी दिए गए समय में इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए, प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए हम विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट का ही तो प्रयोग करते हैं। अब भैया यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका, दूरी और विस्थापन। सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये जाहिर है कि आज आपको बहुत ही स्लो क्लास लग रही होगी, मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ। कारण है गाइस ये थोड़ा आपको टफ लेवल है, तो इसीलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है ये आपको बताना है, बता दूं। वेग और समय के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। समझना मेरे प्यारे भाई, कहने का मतलब क्या है, अगर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो विस्थापन कैसा होगा, शून्य होगा। याद रखना, अगर दूरी शून्य है तो विस्थापन शून्य होगा, लेकिन अगर विस्थापन शून्य है तो दूरी कुछ भी हो सकती है। समझना मेरे प्यारे भाई, ठीक है। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी। अगला देखो, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है या 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है तो वस्तु का वास्तविक विस्थापन कैसा होगा, पूछा गया है। समझना इंपॉर्टेंट है। कोई भी वस्तु है वह ऊपर की ओर फेंकी जाए या फिर नीचे की ओर फेंकी जाए या फिर कहीं भी फेंकी जाए, या फिर कोई भी गाइस कार है या फिर मान लीजिए आपकी साइकिल ही है, अगर आप उसे घुमा रहे हैं कोई एक वृत्तापथ पर, अगर आप इसे घुमा रहे हैं, मान के चलिए आपका गंतव्य स्थान यहाँ पर है, आप यहाँ से उसे घुमाना शुरू किए, घूमते 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 आप यहाँ पर आ गए, फिर आप उसी स्थान पर आ गए, फिर दोबारा घूमना शुरू किए, फिर आप उसी स्थान पर आ गए। मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि जिस स्थान से आप अपनी यात्रा प्रारंभ करें और फिर उसी स्थान पर आ जाए तो उसमें विस्थापन आपका नहीं होगा। समझ गए ना। यहाँ पर क्या कहा गया, कोई भी वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है, 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है, फिर वापस आ जाती है। भैया 100 मीटर जाए, 200 मीटर जाए, चाहे वो 500 मीटर जाए या 1000 लाख 10 लाख कुछ भी जाए, लेकिन अगर फिर वापस आ जाती है ना तो उसका विस्थापन कुछ भी नहीं होगा। मतलब वस्तु का जो वास्तविक विस्थापन होगा क्या होगा भैया, वो होगा शून्य। सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। समझना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बता दो फटाफट। मैंने अभी तक आप सबसे लाइक करने के लिए नहीं कहा है, क्योंकि गाइस मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन ऐसे प्यारे भाई बहन हैं कि जो क्लास को बिना कहे लाइक कर देते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा
कि आप सब ये समझते हो कि अरे मेहनत कर रहे हैं तो हमारे लिए थोड़ी कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं। अरे भैया मैं अपने लिए अब क्या करूँगा, मैं तो आप सभी की दुआ से गाइस ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका हूँ। फिर भी गाइस मैं आगे एग्जाम की तैयारी कर चुका हूँ, ठीक है। और आप ये जानते हैं गाइस कि मेरा यूपीएसआई में भी हो चुका है आप सभी की दुआओं से। और गाइस मैं किसी तरीके से कोशिश करूंगा कि आप सबकी भी वर्दी दिलवा दूं इस बार। और कोशिश से नहीं गाइस, ये हमारा मानकर चलिए अथक प्रयास है। पूरी जी जान लगा दूंगा आपके सपने को पूरा करने के लिए। बस आप सबका साथ चाहिए और आप सबको मेहनत करना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ तो आप सबको गाइस हमारी इस मेहनत को और भी उत्साहित करने के लिए कम से कम क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो भैया, क्लास को लाइक कर दिया करो। लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाएगा। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। सब्सक्राइब कर लोगे, कोई भी अपडेट आएगी यूपी पुलिस के बारे में उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। या फिर गाइज कोई भी क्लासेस आपकी चलेंगी, जैसे आपका गाइज क्लास का टाइम टेबल आपको पता ही है, उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी। मतलब गाइज आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो देखो, विस्थापन के परिवर्तन की दर, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है, जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे समझना। विस्थापन के परिवर्तन की दर को, विस्थापन के परिवर्तन की दर को कहते हैं वेलोसिटी। कहने का मतलब है ऑप्शन बी वेग। अगला देखो, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे कहा जाता है। समझो मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा समझो। जब कोई समान समय में असमान दूरी तय करती है, मतलब समान समय में अगर समान दूरी तय करती तो उसे कहते हैं समान गति। लेकिन वह समान समय में असमान दूरी तय करती है, कहने का मतलब है इसमें असमान गति होगी। सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन है, ठीक है। थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ गाइस, बहुत तेज नहीं बोल सकता, ठीक है। आज कुछ गले में खसखस है और बहुत गैस क्लास भी लेना पड़ जाता है, ठीक है, ड्यूटी भी होती है, तो इसीलिए गैस मैं आपकी बहुत तेज नहीं बोल रहा हूँ। तो समझना मेरे पैर पे, वॉल्यूम आपको थोड़ा हाई कर लेना है। देखो, निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है। टी सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न के समानुपाती होगी। मेरे प्यारे भाई, उसे जो पिंड की दूरी है वह किसके समानुपाती होगी, या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है समझना। वो होगी गाइस टी की पावर 3/2 के समानुपाती। सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी। अगला देखो, जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति, स्थिति यहाँ पर लिखा है, ठीक है, थोड़ी सी भैया यहाँ पर ये स्थिति लिखा है, ठीक है, स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो क्या होगा, समझो ऑप्शन देखो पर बताओ सही आंसर क्या होगा। कोई पर्यवेक्षक जो है उसके सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती है, तो मतलब है कि वस्तु की स्थिति बदलेगी तो ये जाहिर है कि वस्तु गतिशील में होगी, वो मोशन में होगी। सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी। जो भी मित्र ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, किसी वस्तु का त्वरण, फिर लिखा गया है इसके डैश 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 में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन। अब देखो मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन क्या कहा गया, किसी वस्तु का त्वरण इसके वेग में प्रति इकाई समय में हुए परिवर्तन होते हैं, ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि त्वरण बराबर क्या है, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वही कहा गया कि वेग में प्रति इकाई समय में हुए परिवर्तन। देखो थोड़ा सा इसका लैंग्वेज चेंज किया है, इसकी भाषा चेंज की गई है बस, ठीक है। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए यहाँ पर होना चाहिए आपका वेग। जो भी मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा, अब मेरे प्यारे भाई वेक्टर का मतलब ये हुआ कि इसमें कौन सी एक ऐसी सदिश राशि है भैया, आपको ये बताना है, ठीक है। थोड़ा इस प्रकार लिखना चाहिए, बता दो सही आंसर क्या, सदिश। वेक्टर का मतलब होता है सदिश और स्केलर का मतलब होता है अदिश, ठीक है। सदिश का मतलब ये हुआ कि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी दी हो। अब समझो मेरे प्यारे भाई, आप सभी जानते हैं, मैंने आप सबको ट्रिक बता रखी है। विषुवत बल जो है ये सदिश राशि का ट्रिक है। विषुवत बल, वही मतलब वेग आपका हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अधिकतर गाइस आप देखेंगे, अधिकतर, मैं अधिकतर की बात कर रहा हूँ, हालांकि मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ। अधिकतर आप देखेंगे कि जिसमें आपको वाम मिल जाएगा वो आपकी लगभग लगभग सदिश राशि होगी, ठीक है। वो आपकी लगभग सदिश राशि ही होगी जिसमें आपको वाम मिल जाएगा, ठीक है। अगला देखो, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसका एक क्या कहा जाता है। अब समझो मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा वही कहा गया आपसे, एक वस्तु की स्थिति के परिवर्तन में जो दर है उसे क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा।
समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाली ग्राफ को क्या कहते हैं? इसका आंसर आप सबको बताना है, करेक्ट आंसर क्या होगा। समय के साथ किसी वस्तु के वेग को दिखाने वाली ग्राफ को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फटाफट आंसर दे दो। क्वेश्चन नंबर 28। भैया उसे क्या कहा जाएगा? वेग समय ग्राफ कहा जाएगा ना। अरे भैया जब समय के साथ वो वस्तु का वेग दिखा रहा है तो वेग समय तो होगा। अरे भैया विस्थापन का मतलब ही नहीं कहा गया ना। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए। अगला है शून्य त्वरण का अर्थ क्या है? समझो और आंसर दो। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आपका ये, फटाफट आंसर। शून्य त्वरण का अर्थ, शून्य त्वरण का अर्थ ये हुआ कि वस्तु का वेग स्थिर होगा, मतलब उसके त्वरण में कोई भी परिवर्तन ना हो, उसके एक्सेलरेशन में कोई भी चेंजेस ना हो, उसे कहा जाता है शून्य त्वरण। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए। जो भी मित्र ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो प्यारे भाई हमने यहाँ पर शुद्ध गतिकी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट किए हैं। हालांकि अभी इसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चन हैं, तो ये टॉपिक आपकी लंबी है, ठीक है। हम एक एक क्लास में इसे कवर कर लेंगे, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। आपको बता दें कि जो जीके की टॉपिक वाइज क्लास होती है आपकी, ये रोज़ सुबह 8:30 बजे होती है। रीजनिंग आपकी कब होती है? 10 बजे होती है। हालांकि गाइस 2 दिन से रीजनिंग की क्लास नहीं चल रही है, तो टाइम मैनेजमेंट की कमी है। मैथ आपकी होती है 6 बजे, हिंदी आपकी होती है 7 बजे। जीके की जो गाइस सुबह टॉपिक वाइज क्लास चलती है, शाम को 7:30 बजे उसका मॉक टेस्ट होता है। साइंस का मॉक टेस्ट आपका रात 8 बजे शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास होती है तो किसी भी समय आपको मिल सकती है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और गाइस बगल में बेल आइकन आएगा, उससे प्रेस कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही गाइस, बहुत ज़्यादा मैं आज नहीं बोल पाऊंगा, कुछ तबीयत सही नहीं है। और गाइस अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए मेहनत की है तो सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल से लाइक कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।